हुए हैं। और सर, हेल्थ केयर के मामले में और अगर मेडिकल फील्ड के मामले में देखा जाए तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि बायो फार्मा सेंटर इंडिया को बनाना है और जिसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान भी किया है। सबसे पहले सर, अगर हमें समझा पाए, जब वित्त मंत्री कहती हैं बायो फार्मा सेंटर, तो उसका मतलब क्या है? तो अगर आप देखें तो ये करीब 53.5 लाख करोड़ का बजट था, उसमें हेल्थ केयर का एलोकेशन करीब 1 लाख करोड़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2% के करीब। विकसित देशों में ये करीब 5 से 6% होता है। बायो फार्मा गवर्नमेंट का एक पुश है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो सेमीकंडक्टर्स हैं या जो मेडिसिन हैं जो बन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भारत में ही हो सके, इसके लिए उन्होंने ये प्रावधान किया है। ये अगर आप देखें तो प्राइमरी 2 फ़ायदे हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, सेमीकंडक्टर्स भी यहीं पे बनेंगे और फार्मेसी के प्रोडक्ट्स भी इंडिया में बन पाएंगे जो कि सस्ते हैं, फिर यहाँ से उसका उत्पादन होगा और बाकी देशों में फिर वो बेचे जाएंगे। तो गवर्नमेंट का एक पुश तो ये है जी। बिल्कुल सुरजीत जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के बद्दी नालागढ़ सेक्टर को देखें, वो ऑलरेडी एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स हब है। वहां पर नहीं लगता कि बहुत सारी और डेवलपमेंट्स की वहां पर जरूरत है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल हब तो जरूर है, लेकिन वहां पर उस फार्मास्यूटिकल हब से कितना फायदा बाकी पूरे देश को हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ठोस आंकड़ा, या उस हब से पूरे देश भर में हम एक्सपोर्ट तो करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन हम हमारे देश में क्या उस इतने बड़े फार्मास्यूटिकल हब का फायदा उठा पा रहे हैं? क्या नहीं लगता कि वहां पर भी कुछ रिफॉर्म्स और वहां के लिए कुछ बजट एलोकेट करने की भी जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। और अगर आप देखें, ये आपने बद्दी का जिक्र किया, कुछ तो रुड़की के आसपास भी, सहारनपुर के आस बहुत छोटे छोटे मेडिसिन प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना रहे हैं। उनके लिए इस बजट में कोई एलोकेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने बस ये करने की कोशिश की है कि बस ये एक स्टेट में सीमित ना रह जाए, एक एरिया में सीमित ना रह जाए, और इसको देश के बाकी और जगहों में भी बायो फार्मा पार्क बनाएंगे और उत्पादन और बढ़ाएंगे। लेकिन उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से टैक्स के बेनिफिट्स हैं, जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं, हेल्थ केयर को नहीं मिलते, तो सेक्टर को ये भी था कि उसमें भी कुछ होना चाहिए। दो गवर्नमेंट ने जी सुजीत सर, इससे पहले भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। सर, अरुण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सुजीत जी से पहले एक सवाल ले लेते हैं। सुजीत जी, इंडिया में इंश्योरेंस को लेकर बहुत लोग जागरूक नहीं है। इंडिया वो कंट्री है जहां पर लोग इंश्योरेंस पर सबसे ज्यादा कम बिलीव करते हैं, और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें, क्या बजट में कोई ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए था जिससे कि लोग इंश्योरेंस को लेकर जागरूक हों, अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हों? क्योंकि हमने देखा है कि मेडिकल प्रॉब्लम, कोई टर्मिनल डिजीज आते ही परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। सर, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, इसलिए ये वाला रिफॉर्म आना चाहिए था, मुझे लगता है। बिल्कुल, और हेल्थ केयर अब नेसेसिटी है। और अगर आप देखें तो एक तरफ तो अगर पर्सनल टैक्स रिजीम की बात करें तो ये कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी करेंगे तो भी आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, क्योंकि आप अपना टेक होम बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मतलब मुझे ये लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो आयुष्मान भारत की स्कीम थी उसको एक्सपेंड करना चाहिए था। पहले भी पिछली बार गवर्नमेंट ने उसको टैक्स मतलब टैक्सेबल कर दिया था, तो अब आप उसके टैक्स बेनिफिट उठा सकते थे। बट मुझे लगता था कि अब ओपी में, आईपी में और कुछ ऐसे प्रावधान इस बजट में आने चाहिए थे कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते, ताकि उसका बेनिफिट उनको मिल सकता। नहीं तो आई मीन ये एरिया ऑफ अननोन है, कब कौन बीमार पड़ेगा ये अभी नहीं पता। और जब एक बार एक परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो जैसे आपने बोला कि आई मीन जो उनके पैसे थे सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे ईजी करना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ जाते। सुरजीत जी, इसमें अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो कुछ और प्रावधान है जिसमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पर भी खासा फोकस किया गया है, यानी कि जो ऑप्टोमेट्री है, रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, इन पर खासा फोकस किया गया है। इससे कितना बेहतरीन मानते हैं आप?
प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है जो कि सराहनीय है कि जॉब्स उन्होंने कोशिश की है, जैसे उन्होंने बोला है 1-1.5 लाख लोग हम ट्रेन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी इंडिया में फोकस बस डॉक्टरों की कमी नहीं है, जो एलाइड सर्विसेज हैं उनकी भी कमी है, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट आपने बात की उन सबको, और गवर्नमेंट तो उस पर बोला है कि स्किल प्लानिंग करेंगे, और जो स्किल प्लानिंग करेंगे, ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो जॉब ज़्यादा आएंगी तो बस डॉक्टर की कभी ही पूरी नहीं होगी, इन एलाइड सर्विसेज की भी पूरी होगी। तो ये एक कदम सराहनीय है, बट नंबर इंडिया को देखते हुए जहाँ 1.4 बिलियन पीपल, ये नंबर्स कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़े और बढ़ना चाहिए था, और बजट का एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए था हेल्थ केयर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ अरुण गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। अरुण सर, मैं आपका स्वागत करती हूं। आई होप यू आर हैप्पी। एमएसएमई सेक्टर को लेकर हमेशा हम बात करते हैं जब भी बजट होता है, इस बार 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई इस बार का जो बजट है वो एक स्पेशल फोकस है एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। 10,000 का प्रोविजन तो वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि भाई हम लोग जो हैं इस तरह का एक एमएसएमई के लिए एक कॉरिडोर बनाएंगे, जिसकी वजह से जो मुश्किल्स आती हैं एमएसएमई यूनिट्स को, तो उसमें वो मुश्किल्स जो हैं उसको आसान किया जाएगा, और इसके अलावा भी अगर कोई फंडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसके लिए वो करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि आज हर सेक्टर को तवज्जो दी गई है, चाहे वो स्पोर्ट्स है। देखिए, आज तक कभी भी हमारा देश जो है स्पोर्ट्स में हमेशा पीछे रहा है, लेकिन जिस तरह से अब एक फोकस जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पोर्ट्स की तरफ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से कभी चाइना या कभी यूएस के जो स्पोर्ट्स के लोग थे, जिस तरह से मेडल लेकर के आते थे, अब हिंदुस्तान की जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं वो उस तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर एक सेक्टर को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, हेल्थ सेक्टर को भी कवर करने की कोशिश की है, और एक जिस तरह से बायोफार्मा जो है, केमिकल पार्क जो है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में लोगों को इस तरफ रुझान जो है, ताकि जो एक पार्क जो है, केमिकल पार्क जो है, उनको डेवलप किया जा सके, और जो मेडिसिन है हमारी वो लोगों को सस्ते रेट में मिले। और जिस तरह से एक माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ दवाइयों पे ड्यूटी भी कम की है, और जिस तरह से तो अरुण सर हम सुजीत जी से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन अरुण सर, जिस तरीके से कैपेक्स पर 12.2 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ये बिजनेस सेक्टर के लिए कितनी बड़ी बात है, और इसके साथ साथ नए फ्रेट कॉरिडोर्स और वाटरवेज, तटीय शिपिंग की बातचीत की गई है, वीजीएफ योजनाओं की बात की गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इन्हें? बिल्कुल, बहुत मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है बिजनेस कम्युनिटी को भी मिला है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे वो रेल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जिस तरह से वाटर स्पोर्ट की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें डेवलप होंगी, नई चीज़ें जो हैं वो फ्लोर पे आएंगी, जिससे हमारे जो एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस तरफ जो है उसका रुझान बनेगा। एक्चुअली हमारा फोकस जो है हमेशा एक ही तरफ रहता है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, लेकिन इस बजट में एक नया प्रयास जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है कि किस तरह से हम लोग जो है स्टार्टअप की तरफ अपना फोकस कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट सीख करना होकर के एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो सकते हैं, इसका फोकस जो है वो किया गया है। और मैं समझता हूं कि भाई जो प्रोविजन जो रखे गए हैं, चाहे अभी की फोकस जो है मैं समझता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में इसका बेनिफिट जो है अल्टीमेटली जनता को मिलेगा। अरुण जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि
जहां तक मेरी समझ है, आप मुझे समझाइए अगर मैं गलत हूं, कि पंक्ति के आखिरी शख्स तक, आखिरी तबके तक फायदा पहुंचाने की कोशिशों को देखते हुए पॉलिसीज का निर्माण किया गया है। क्योंकि आप देखें, बायोफार्मा से लेके मेट्रो सिटीज से लेके बड़े बड़े रेल नेटवर्क से लेके रोड के कंस्ट्रक्शन से लेके, इसके अलावा टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के डेवलपमेंट से लेके एमएसएमई सेक्टर को देना हो या फिर कैपेक्स में बढ़ावा देना हो, साथ साथ महात्मा गांधी रोजगार योजना की शुरुआत करनी हो, ये सब पॉलिसीज इस तरीके से फाइन की गई, इंटरट्वाइन की गई हैं कि लगभग हर तबके को अब डेवलपमेंट मिले, हर तबके का विकास हो, फायदा हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुझे लगता है कि हर सेक्टर को इसमें तवज्जो दी गई है और मुझे लगता है कि मैं यही समझ पाया हूं इस सारे बजट को लेकर के कि चाहे वो किसी भी सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हर एक सेक्टर के लोगों को इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान मिलेंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन इस बजट को अभी समझने की जरूरत जो है वो जरूर है, क्योंकि जिस तरह से इसमें प्रोविजनिंग की गई है उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का भी राइडर भी लगाए हुए हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई स्पोर्टिव हैंड जो है वो बड़ी जरूरत है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस किया है। अभी की जिस तरह से मैंने कहा कि इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट जो है, पोल्ट्री प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर भी पूरा फोकस किया है। रोड बिल्कुल अरुण जी, और अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो बादाम, अखरोट और खुमानी जो जम्मू कश्मीर के कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, और वहां के लिए भी एक खास फोकस और खास योजना का जिक्र किया है। सर, मैं इसके जवाब के लिए आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन सुरजीत जी, जिस तरह से हम मेडिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुष जो मंत्रालय जिसका हाल ही में गठन किया गया था, उसको लेकर भी खासा फोकस किया गया है। आपको लगता है कि पर्याप्त मात्रा में एलोकेशन बजट की इस सेक्टर के लिए भी की गई? हम एलोपैथी और हाई एंड मेडिसिन की बात तो कर रहे हैं, कैंसर और डायबिटीज, लेकिन आयुष, योग, हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धतियां हैं दवाइयों की, क्या उसे भी इनकॉर्पोरेट किया गया इस तरह से? और इसी में एक छोटा सा पॉइंट सर, एक सवाल ये भी है कि जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई प्रावधान किया जाना चाहिए था? क्योंकि कई मेडिसिन ऐसी आज भी मार्केट में अवेलेबल है जो आम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, गरीब तबका बिल्कुल नहीं खरीद पाता। बिल्कुल। और अगर आप हेल्थ केयर की बजट एलोकेशन की बात करें, मैंने पहले ही बोला 53 लाख करोड़ में से 1 करोड़ के करीब हेल्थ केयर के लिए बहुत कम है, और उसमें और किया जाना चाहिए था। क्योंकि और अगर आप कंपेयर करें, जो रक्षा बजट है वो करीब 6 लाख करोड़ है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर 6 लाख करोड़ है। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ भी बता रहा है। इस जो सारे सेक्टर्स की अगर देखें तो हेल्थ केयर का बजट एलोकेशन सबसे कम था, तो बिल्कुल ये किया जाना चाहिए था। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं हेल्थ केयर में भी, अगर जो आयुष पे स्किल्ड स्टाफ और बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अब बस जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, एलोपैथिक, बस उस तक सीमित नहीं रहना है, और ये उनका फोकस कुछ सालों से रहा है। तभी उन्होंने एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई थी, तो अब वो उस पे भी और लोग उधर जाएं, बस एलोपैथी की तरफ ना जाएं, तो इस पे उनका रुझान बिल्कुल है और उस पे एलोकेशन भी किया है इन्होंने। सेम चीज़ अगर आप देखें, कुछ कैंसर के ड्रग्स के इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी हैं, और बायोफार्मा शक्ति जो ये बोल रहे हैं उसका भी कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही है कि जो बायोलॉजिक्स के जो हैं, जो हाई वैक्सीनेशन की मेडिसिन हैं या कैंसर की मेडिसिन, वो अभी 99% इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। मींस कि हम वेट करते हैं बाहर से मेडिसिन लाने का। तो बायोफार्मा उसमें भी इन्वेस्टमेंट वो सही है, उस पर जॉब्स भी बनेंगे और प्लस हम खुद उसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे ताकि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना रहें। और जैसे हालात पूरे दुनिया में चल रहे हैं, अगर किसी पॉइंट पे आइसोलेशन हो पाए तो हम सिर्फ रिलायंट हो पाएँ, तो उनका फोकस था। लेकिन हेल्थ केयर में बजट एलोकेशन और होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब ये एक ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। लेकिन सुरजीत जी, बजट एलोकेशन हो जाता है, पॉलिसीज बन जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाते हैं, स्टाफ रख दिया जाता है, लेकिन फिर भी सर चूक कहीं ना कहीं रह जाती है बनाने से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा विजन लेकर हम चल रहे होते हैं, मरीजों को और जो उनके तीमारदार हैं उन्हें वो मिलता ही नहीं है? इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपने बहुत एक
अब जो आपने सवाल पूछा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जेनरिक मेडिसिन की बात की। जो ड्रग्स हैं ये जेनरिक मेडिसिन अगर 200 रुपये ब्रांड्स पे हैं तो ये 15 से 20 से 25 रुपये जेनरिक मेडिसिन है। गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे शॉप्स भी खोले हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर्स फिर भी प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड पे करते हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट उस पर ज़्यादा है। तो आपने बोला ये बजट एलोकेशन की बस बात नहीं है, वो एंड टू एंड एग्जीक्यूशन की बात होनी चाहिए। जेनरिक ड्रग्स भी उतनी एफिकेसी होनी चाहिए उनकी, ताकि वो ट्रस्ट बन सके डॉक्टर्स का। मुझे भी एज ए पेशेंट मुझे भी ये ट्रस्ट हो कि अच्छा ये मैं जेनरिक मेडिसिन लेके मैं उतना ही जल्दी ठीक हो पाऊंगा एज कंपेयर ब्रांड। क्योंकि हेल्थ केयर एक वैसे देखें तो लोग डर से ज़्यादा ये करते हैं कि इसमें जल्दी ठीक हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर सचिन जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सवाल आपसे लूंगी, लेकिन अरुण सर मेरा सवाल आपसे है। एमएसएमई सेक्टर को भारत की जीडीपी का एक तरह से इंजन माना जाता है, एंड सो इज फॉर जम्मू कश्मीर की जीडीपी के लिए भी एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की डेट में आप क्या मानते हैं कि जिस तरह का क्रेडिट फ्लो एक बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट है एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्या आज भी वो बरकरार है? क्योंकि आपने स्टार्टअप्स का जिक्र किया, आपने महिला समूहों का जिक्र किया, जैसे स्वयं सहायता समूह है, वो भी एमएसएमई का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। ऐसे में जो सवाल अंकिता ने पूछा था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज घोषणाएं हो जाती हैं, योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन वो करने तक, उनकी इंप्लीमेंटेशन होने तक बहुत बड़ा एक लूप होल होता है कि वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती। तो क्या ये सेम चीज एमएसएमई सेक्टर के लिए भी लागू होती है कि हम बजट एलोकेट कर देते हैं, घोषणाएं पॉलिसीज बना देते हैं, लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो ये इम्पेडिमेंट्स है, चाहे लोन लेने की दिक्कत हो, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो, ये चीज, इससे लोग रूबरू ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि करना कैसे, प्रोसीड कैसे करना है। आपने देखिए एमएसएमई जो एलोकेशन की जाती है, नो डाउट कि गवर्नमेंट जो है सिंसियरली एफर्ट्स करती है कि किस तरह से एमएसएमई यूनिट्स जो हैं वो ग्रो कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब ग्राउंड पे जब जो डिपार्टमेंट हैं जिनको हेल्पिंग हैंड रखना चाहिए, फोल्डिंग मतलब यहाँ लोगों को गाइड करना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से जो लोग स्टार्टअप में आते हैं वो जो अपनी कैपिटल तो अपनी लगाते ही हैं, लेकिन जो हेल्पिंग हैंड जो है, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट मिलती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी खुद की कैपिटल भी जो है वो खतरे में आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि आज की डेट में जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस जो है वो स्पेशल फोकस है कि किस तरह से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टार्टअप में आ सकते हैं, किस तरह से एमएसएमई यूनिट्स जो हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर सकती है। जम्मू और कश्मीर जो है, मुझे लगता है कि मुझे लगता है उनकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि एमएसएमई यूनिट्स जो जम्मू और कश्मीर में लगते हैं उन लोगों के लिए कोई भी प्रोडक्शन जो है वो तो इजी है, कोई भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो इजी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेलिंग कोई मार्केटिंग जो है वो यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एमएसएमई यूनिट्स जो हैं, जो स्टार्टअप यूनिट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मुश्किल आती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जरूर विचार भी कर रही है कि किस तरह से इन लोगों का सर्वाइवल हो सके। पर विचार कर रही है। पिछली बार 1.1 लाख करोड़ केंद्र सरकार की ओर से एलोकेट हुए थे जम्मू कश्मीर को, और सहायता राशि के तौर पर अगर देखा जाए तो 44,000 करोड़ दिए गए थे। अब की बार क्या उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को अब की बार विशेष राहत पैकेज भी और बजट का एलोकेशन भी केंद्र सरकार की ओर से पिछली साल की तुलना में ज्यादा होगा या कम होगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल, इस बार मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेज जो है, क्योंकि इस बार जो हालात रहे हैं जम्मू और कश्मीर के, मुझे लगता है कि एक जरूरी है इस बार कोई ऐसा स्पेशल पैकेज जो है वो जम्मू और कश्मीर को दिया जाए, क्योंकि अप्रैल जब एक इंसिडेंट जो है पहलगाम में हुआ, उसके बाद से लेकर के अब तक अगर हम देखें तो टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें भी बहुत बड़ा सेटबैक रहा है, और उसकी वजह से, क्योंकि
हर चीज जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे टूरिज्म सेक्टर है, हर चीज जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। तो मुझे लगता है इस बार जो एलोकेशन होगी, जो स्पेशल पैकेज जो है जम्मू और कश्मीर के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे एमएसएमई यूनिट्स जो हैं वो भी सरवाइव कर पाएंगे। और इसके अलावा जो टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग हैं, जो होटल सेक्टर के लोग हैं, उनका भी सर्वाइवल हो पाएगा। मुझे लगता है कि इस बार जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल पैकेज जो है जम्मू और कश्मीर के लिए देगी। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो आपदा का सामना जम्मू कश्मीर ने बीते कुछ महीनों में किया और फिर उससे पहले पहलगाम बैसरन में जो कुछ हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर पर खासा ध्यान रखा जाएगा। और सुरजीत ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हेल्थ सेक्टर में और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता था ये दर्शकों को बताने के लिए। और इस बीच सचिन जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर, और हम बजट को लगातार डिकोड कर रहे हैं कि ये जो 53,50 लाख करोड़ का ये जो बजट है, ये कितना ज्यादा 53,50,000 करोड़ का जो ये बजट है, इसमें क्या कुछ और बेहतर हो सकता था, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता था और क्या कुछ बेहतर इसमें किया गया है, ये लगातार डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।